बिया, मेरा घर बहुत मामूली है और मैं शायद तुम्हारे नज़दीक इस घर से मामूली तर, मगर क्या किया जा सकता है, अब तो ये हो चुका है। उसने कंधे उचकाए। कहना मुझे तुमसे यही था कि मेरे एग्ज़ाम और उसके बाद जॉब, कम अज़ कम इतनी अच्छी जॉब कि तुम्हें इस दोज़ख की तपिश कम से कम महसूस हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये ज़िंदगी किसी अजाब से कम नहीं, और ये छोटा सा घर किसी दोज़ख का हिस्सा जिसमें सहूलियात और आसाइशात हैं ही नहीं, और ज़रियाब जैसे मंगेतर से दस्तबरदारी भी। तुम जितना फ्रस्ट्रेटेड हो कम है। जब इस फ्रस्ट्रेशन से निकलो तो तुम्हें ये घर और मैं एक अटल हकीकत की तरह सामने खड़े नजर आएंगे। तो उस लम्हे बस एक बात याद रखना कि इस दोज़ख की तपिश जितनी भी झुलसा देने वाली क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे बिल्कुल दाएं जानिब जो तुम नज़र उठाकर देखो तो मैं इस दोज़ख में तुम्हें अकेला जलने के लिए नहीं छोड़ूंगा। जब भी तुम्हारे दिल में उस आग में तन्हा जलने का ख्याल आए तो इतना सोच लेना कि मैं हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और कोशिश करूँगा कि आइंदा ज़िंदगी में तुम्हारे लिए इस दोज़ख की आग को ठंडक में ना भी बदल सका तो भी इसकी जलन तुम्हें जला नहीं सकेगी। आई प्रॉमिस यू। अपनी बात ख़त्म करके राफी ने एक गहरा सांस लेते हुए उसे देखा। वो नज़रें झुकाए बैठी थी। तुम इन बातों पर अगर चाहे तो गौर करना। और एक बात और, वो उठ खड़ी हो चुकी थी। बिया, ज़िंदगी ज़बरदस्ती का नाम नहीं है। मेरे साथ या मेरे बगैर तुम्हारे सामने दोनों रास्ते हैं, जिसका भी तुम इंतखाब करो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। क्योंकि दोज़ख तो बहरहाल दोज़ख ही होती है, ना उसकी तमाज़त कम होती है या ज़्यादा जलाती तो है ना, तुम सोच लेना। वो उस पर नज़रें जमा कर बोला। बिया को उसकी नज़रों का इर्तिकाज़ अपने चेहरे पर पूरी शिद्दत से महसूस हो रहा था। अब ये सब कह रहे हैं। उसने एक शिकायत भरी नज़र उसके चेहरे पर डाली और दोनों मग उठाकर कमरे से निकल आई। बाहर हल्की हल्की ठंडक हो चुकी थी, या शायद ऐसा उसे लगा। उसने मग सिंक में रखे और किचन की लाइट ऑफ करके कमरे में आ गई। रोशी उसी तरह बेखबर सो रही थी। वो चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गई। दोनों रास्ते, उसे गुस्सा आने लगा। अब याद आया है दोनों रास्ते, और मेरे पास चॉइस है ही कब। उसकी आंखों के गोशे नम हुए। इस आग में तन्हा जलने का ख्याल आई तो सोच लेना मैं हूँ ना। उसे यूं लगा पंखे के तेज़ तेज़ हिलते पंख एसी की कूलिंग करने लगे हैं और ज़ोर ज़ोर से एक ही बात कहे जा रहे हैं, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। एक बेसाख्ता सी मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। कमरे का टेम्परेचर जितना था अब भी वैसा ही था, मगर अब उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। मैं हूं ना की खुशगवार लोरी ने चंद मिनटों में उसे मीठी नींद सुला दिया था। अगली सुबह उसे अपने अंदर एक तब्दीली का एहसास हुआ। उसकी तबीयत पर छाई कई महीनों का गुबार जैसे झाग की तरह बैठ चुका था। बुझे बुझे तबीयत और मुरझाया हुआ दिल खुद ब खुद कुछ हल्का फुल्का सा महसूस होने लगा। इर्द गिर्द का माहौल नापसंद होने के बावजूद उस रोज़ उसे नामानूस नहीं लग रहा था। धूप उस रोज़ भी बहुत तपिश लिए हुए थी और हब्स तो शायद कल से भी ज़्यादा था, मगर आज ये दोनों चीज़ें इतनी नाकाबिले बर्दाश्त नहीं लग रही थी जितनी कल। क्यों? इस क्यों का जवाब तो नहीं मिल सका, मगर दोपहर के खाने के लिए तो सब्ज़ी बनाकर वो किचन से निकल आई थी, क्योंकि खाना फूफो या रोशी ही बनाती थी। उस वक्त तो सादिया बेगम किसी हमसाय के घर गई थी और रोशी अपने मामूल के मुताबिक काम निपटाने में मसरूफ़ थी। वो चुपके से राफे के कमरे में आ गई। अभी तो कुछ देर पहले वो सफाई करके गई थी, लेकिन इसके बावजूद उसे बेडशीट पर दो शिकनें नज़र आ रही थीं। उसने बेडशीट अज़सरे नो बिछाई, डस्टर लेकर साफ़ सुथरे फर्नीचर की दोबारा डस्टिंग की। रोशी अगर देख लेती तो शायद उसे बिया की दिमागी हालत पर शक होने लगता। फिर उसने राइटिंग टेबल पर सारी किताबें तरतीब से रखीं, नोट्स की फ़ाइल दराज में रखी। मज़ीद कोई काम तो वहाँ न था, गर उसका दिल वहाँ से जाने को नहीं चाह रहा था। उसने कपड़ों की अलमारी खोली। बड़ी तरतीब से 4-5 हैंगर्स में राफ़ी की पैंट शर्ट्स लटकी हुई थीं। उसके पास शायद 4 या 5 शर्ट्स थीं। ज़रियाब और वलीद बहुत आला ड्रेसिंग करते थे। दोनों के पास कोई भी शर्ट 2-2.5 हज़ार से कम की नहीं होती थी। ज़रियाब तो अपनी सारी शॉपिंग लंदन या फ्रैंकफर्ट से ही करता था। वलीद अलबत्ता यहीं से शॉपिंग करता था, मगर उसके कपड़े भी बेहद कीमती होते। राफ़े की शर्ट तो बहुत हल्की होती थी। मैं अब कोई भी मौका देखकर दो बहुत ज़बरदस्त से उसने हैंगर्स वाली साइड बंद करते हुए दिल में मुसम्मम इरादा किया। शू रैक में सिर्फ 2 जूतों की जोड़ी थे, ब्लैक और ब्राउन। दोनों ही कोई ख़ास नहीं थे। उसने झुककर उनके अंदर पड़े हुए मोज़े निकाले। रोशी को ज़रा ख्याल नहीं कि भाई की जुराबें किस कदर गंदी हो रही हैं। उसने दिल में सोचा और मोज़े लेकर वॉशरूम में आ गई।
बाथरूम का तनकीदी नज़रों से जायज़ा लिया। साफ़ ही है। वो बेसन में मोज़े धोने लगी। मैं ऐसा इंसान जिसने अपने घर में अपने मोज़े तो क्या एक दुपट्टा कभी नहीं धोया था, और अब किसी के बदबूदार मोज़े धो रही थी। उसे हंसी भी आई, मगर जुराबे धोकर उसके दिल को अजीब सी खुशी महसूस हुई। जुराबे धूप में डालकर उसने कमरे में एक आखिरी तनकीदी नज़र डाली और बाहर आ गई। उसके बाद उसका ये रोज़ का मामूल बन गया। वो आध घंटा राफे के कमरे में गुजारती। सफाई या किसी चीज़ की धुलाई की ज़रूरत होती तो ज़रूर करती। और एक तब्दीली और आई थी। उस रात रोशी बर्तन धोकर किचन समेटते हुए राफे के लिए चाय का पानी रखने लगी तो बिया ने बेख्तियार उसे टोक दिया। रोशी, तुम रहने दो, चाय मैं बना लेती हूँ। रोशी ने कुछ हैरत से उसे देखा और फिर कंधे उचकाकर ओके कहते हुए किचन से बाहर निकल गई। उसने बहुत तवज्जो से चाय बनाकर थर्मोस में डाली और थर्मोस लेकर राफे के कमरे में आ गई। वो वॉशरूम में था। रात को पढ़ने से पहले वो ज़रूर नहाता था। उसने थर्मोस राइटिंग टेबल पर रखी, चुपके से बाहर आ गई। अब उसे रात को नींद भी आराम से आ जाती थी, गरम और हबस के बावजूद। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हबस ज़दा दिन भी रुखसत हो गए। दिन में तो खैर अब गर्मी होती थी, मगर रात काफ़ी बेहतर होने लगी थी। उस रोज़ राफे का आखिरी पेपर था। वो चाय का थर्मोस रख कर बाहर जाने लगी। उसी वक्त राफे वॉशरूम से निकल आया। थैंक्स बिया, वैसे कल से तुम्हारी इस ड्यूटी से छुट्टी हो जाएगी। कल मेरा आखिरी पेपर है ना। गीले बालों को तौलिए से रगड़ते हुए वो उसके सामने फ्रेश मूड में खड़ा था। आपको कैसे पता चला कि चाय मैं बनाती हूँ? उसने कुछ झींप कर पूछा। भाई, मेरे अंदर इतनी सेंस ज़रूर है कि मैं तुम्हारी और रोशी की चाय के टेस्ट में फ़र्क कर सकूं। वैसे कॉफ़ी चाय तुम दोनों ही ज़बरदस्त बनाती हो। कल जब मैं पेपर देकर आऊँ तो शाम को मुझे उस रात जैसी काफ़ी पिलाओगी ना? वह उसके बहुत करीब, बहुत मुश्ताक लहजे में पूछ रहा था। बना दूँगी। उसकी आवाज़ ख्वामख्वाह लर्जी, पलकें झुक गई थीं। और कल वो ब्राउन सूट भी पहनना जो उस रात पहन रखा था, तुम पर बहुत अच्छा लग रहा था। उसने एकदम ही उसके हाथों को ज़रा सा छुआ था। उसका दिल धड़ धड़ करने लगा। कल आपका पेपर है, आप ये अच्छी तैयारी कर रहे हैं, कहते हुए वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकल आई। और अगली शाम उसने वही सूट पहना था। बाकी के कपड़े प्रेस होने के लिए रखे थे, वरना कोई और पहन लेती। मैं कोई राफे के कहने पर थोड़ी पहन रही हूँ। हल्की सी लिपस्टिक लगाते हुए उसने अपने दिल को दलील पेश की, जो ज़ूम आइनी अंदाज में उसे यूं संवरते देखकर हंस रहा था। राफे को आने में कुछ देर हो गई थी, मगर उसका कॉफ़ी का मूड नहीं बदला था। कमरे में जाने से पहले वो उसे आहिस्तगी से कह गया था। वो बरामदे में रखे तख्त पर बैठी मैगज़ीन देख रही थी। बिया ने कॉफ़ी के लिए रोशी से पूछा तो उसने भी हामी भर ली। फिर उस शाम उन तीनों ने मिलकर कॉफ़ी पी और बहुत बहुत दिनों बाद उसे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा। पिछली तल्ख यादों का ऑक्टोपस जैसे अब उसकी जान छोड़ने को तैयार था। आते जाते राफे उससे किसी न किसी बहाने मुखातिब होने लगा, मगर इसके बावजूद उसे लगता कि राफे उससे गुरेज़ा सा ही। वो सादिया बेगम का बिस्तर दुरुस्त कर रही थी जब उसने उन्हें राफे से कहते सुना, राफे बेटा, अब ये अच्छा नहीं लगता। पहले तो तुम्हारे एग्ज़ाम का मसला था, अब बिया को तुम्हारे कमरे में सोना चाहिए। मैं बच्ची से निगाहें नहीं मिला सकती। फूफो की आवाज़ कम थी, मगर उसे साफ सुनाई दे रही थी। अम्मी प्लीज़, आपसे ज़्यादा मुझे इस बात का एहसास है, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं वो फिर टाल रहा था। अभी क्या है और कौन सा दिन आएगा भला? तुम खामखा वक्त को धोखा दे रहे हो। वो नाराज़ी से बोली। अम्मी प्लीज़, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। वो जैसे उलझ कर बोला था। क्या मतलब? अब कैसी परेशानी? पेपर्स तो अच्छे हुए हैं ना तुम्हारे? बहुत अच्छे हुए हैं। मगर वो रुक गया। मगर क्या? जहाँ मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, एग्ज़ाम की वजह से वहाँ मैंने 1 माह की छुट्टी का कहा था अपने बॉस को। वो मान नहीं रहे थे। मैं पेपर से 2 दिन पहले इलेक्शन उनके पीए को देकर आ गया था। कल मैं गया हूँ तो पता चला कि उन्होंने मेरी दरख्वास्त को नामंजूर कर दिया था और मुझे पिछले माह से फ़ारिग कर दिया गया है। क्या? सादिया बेगम को ज़बरदस्त शौक़ लगा था। अब क्या होगा? यही तो मैं सोच रहा हूँ, परेशानी से बोला। जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता कोई बाकायदा जॉब नहीं मिल जाती। ये जॉब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या इस महीने? तो ज़ाहिर है तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। ज़ाहिर है। राफ़े की आवाज़ बेहद मध्यम थी। राशन तो महीने का तमाम हो चुका। मुझे जल्द अज जल्द कोई भी जॉब मिल जाए। चलो तुम फ़िक्र मत करो, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। मिल ही जाएगी। इस महीने किसी न किसी तरह खर्च चला ही लूँगी। कुछ पैसे हैं मेरे पास। उन्होंने ज़बरदस्ती लहजे में बशाशत पैदा की थी। अगले हफ्ते ही बिया और रोशी का रिज़ल्ट आ गया था। दोनों का A ग्रेड आया था।
मार्क्स अलबत्ता रोशी के कुछ ज़्यादा थे। भाई मुझे क्या गिफ्ट करेंगे? उस शाम राफ़ी को चाय देते हुए रोशी पुरजोश सी पूछ रही थी। तुम्हारा गिफ्ट? चाय का कप लेते हुए राफ़ी सोच में पड़ गया। रोशी, भाई को तंग नहीं करते? सादिया बेगम ने रोशी को डांटा। अम्मी, मेरे 14 सालों की मेहनत का रिज़ल्ट है और हालात तो हमारे लगता है कभी भी इस काबिल नहीं होंगे कि मैं किसी भी गिफ्ट का मुतालबा कर सकूं। रोशी मध्यम आवाज़ में बुड़बुड़ाई। अच्छा, जो तुम कहो, राफ़ी ने कुछ सोच कर कहा। प्रॉमिस, जो मैं कहूँ। रोशी के चेहरे पर चमक सी आ गई। मुझे एमएससी में एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटी में, बस यही गिफ्ट चाहिए। ये तो कोई गिफ्ट ना हुआ, एडमिशन तो मैं तुम्हारा वैसे भी करवा दूंगा। नहीं भाई, मेरे लिए यह गिफ्ट बहुत बड़ा है इन सख्त हालात में। थैंक यू। और भाई, बिया के गिफ्ट? रोशी को हुड़क उठी उसके घूरने के बावजूद। बिया का गिफ्ट? मैं जो हूँ, राफ़ी ने शोखी से मध्यम आवाज़ में कहा। सादिया बेगम सुनकर भी अनजान सी बन गई। हाँ भाई, आप तो गिफ्ट हैं बिया के लिए, वो भी सरप्राइजिंग। रोशी ख्वामख्वाह हंसी, लेकिन उसे मालूम नहीं क्यों गुस्सा आ गया। वो उठकर अंदर कमरे में चली गई। दिन सुस्त रवि से गुजरने लगे और एक बार फिर उसकी तबीयत पर गुबार सा छाने लगा। अपनी ज़ात, अपना वजूद बेमकसद सा लगने लगा। राफ़ी सुबह का निकला, अक्सर शाम ढले घर आता तो उसके चेहरे पर थकावट ही थकावट तहरीर होती। माँ के पास गुमसुम बैठा रहता या कम आवाज़ में टीवी लगाकर स्क्रीन को तके जाता। उसे जॉब नहीं मिल रही थी। घर के हालात बहुत दगरदूं होते जा रहे थे। आफ्ताब ज़ुबैरी इन तमाम मामलात से लाताल्लुक़ नज़र आते थे। उन्हें सिर्फ अपने 3 टाइम के खाने से गर्ज थी। उसे यूँ लगता वो इस घर में यूं ही पड़ी रही तो उसे भी जंग लग जाएगा। इस घर में उसके लिए पहले दिन से कोई कशिश नहीं थी और अब तो उसे ये सब अपने नाकर्दा गुनाहों की कोई सज़ा महसूस होने लगा था, जिसकी पादाश में उसे उम्र कैद की सज़ा मिली थी। रोशी का यूनिवर्सिटी में दाखिला हो चुका था। 2-4 दिनों में उसकी क्लासें शुरू होने वाली थी। रोशी के 1-2 दफ़ा और कहने पर राफ़ी ने कोई तवज्जो नहीं दी थी। भाई, बिया का गिफ्ट, और वो अनसुनी कर देता। अपनी ज़ात की ऐसी बेकदरी उसका दिल और भी बुझने लगा। सारे कदरदान तो जैसे पिछले जन्म के साथी थे, इस जन्म में तो कोई भी दिल का महरम नज़र ना आता था। उसे बार बार याद आता कि उसके एफएससी के रिज़ल्ट के बाद ज़रियाब ने उसे बेहद कीमती सूट, मैचिंग ज्वेलरी, सैंडल और परफ्यूम के साथ गिफ्ट किया था और सन फोर्ट में डिनर अलहदा। उसके और उसके दिल के आंगन में एक बार फिर पिछली यादों की गूंज बाज़गश्त बनने लगी थी। रोशी की क्लासेस शुरू हो गई तो उसके मामूलात में भी काफ़ी फ़र्क आ गया। खुद ब खुद घर के काफ़ी कामों की जिम्मेदारी उस पर आ पड़ी। हालांकि सादिया बेगम और रोशी खुद फरागत से जान छुड़ाकर काम में मसरूफ़ रहने की कोशिश करती। सुबह की सफाई तो रोशी काफ़ी हद तक कर जाती थी। नाश्ते के बर्तन और दोपहर का खाना उसके ज़िम्मे था, या कपड़े इस्त्री करना। मशीन अभी भी रोशी लगाती थी। इसके बावजूद घर में कितने काम होते हैं, इससे पहले उसका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था। हैप्पी बर्थडे टू यू। वो भी सोई हुई थी कि रोशी ने उसका माथा चूमकर बड़ी मोहब्बत से कहा। उसने चौंक कर आंखें खोल दी। आज यकम अक्टूबर थी और उसे हैरत हुई अपना बर्थडे भूल जाने पर। वो थैंक यू कहते हुए उठ बैठी। रोशी ने हाथ में पकड़ा सुर्ख गुलाब उसकी तरफ बढ़ाया तो वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। ऐसा गिफ्ट उसे पहली बार मिला था। तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरी बर्थडे है? गुलाब की मशहूर कुन खुशबू अपने अंदर उतारते हुए उसने पूछा। लो, ये कौन सी बड़ी बात है, मुझे मालूम था। वो जल्दी जल्दी कमरे की चीज़ें समेटने लगी। वैसे बिया, कितने सालों की हो गई हो? वो मुड़कर शरारत से उसे देखते हुए बोली। जितने की तुम। वो इत्मीनान से कहकर उठ खड़ी हुई। फिर सारा दिन उसका दिल जैसे मुंतज़िर ही रहा कि राफ़ी की तरफ से कुछ हो, और कुछ नहीं तो ज़ुबानी विश ही सही। मगर वो अपने रोज़ाना के मामूल के मुताबिक उठा, नहा धोकर खामोशी से नाश्ता किया और तैयार होकर बाहर निकल गया। हालांकि सादिया बेगम ने उसके सामने बिया को गले से लगाकर प्यार किया और सालगिरह की मुबारकबाद दी, मगर वो अनजान बना नाश्ता करता रहा। क्या मैं उसके लिए इस कदर गैर अहम हूँ? रिज़ल्ट पर भी उसका रवैया यही था और आज भी। उसका दिल दुख सा गया, आंखों में नमी तैरने लगी। आखिर कोई एक शख्स तो दुनिया में ऐसा होता जिसके लिए बहुत अहम होते हैं। मेरे लिए तो शायद वो भी नहीं। उसका दिल आज जैसे नए सिरे से पुराने ज़ख्मों को उधेड़कर मातम करने पर तुला हुआ था। वो सारा दिन कोने खुदरों में गोया खुद से भी छुपती रही। शाम को जोया का फ़ोन आ गया। बिया, हैप्पी बर्थडे। उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। माजी की ये आवाज़ें तो उसे बार बार डसती थीं और वो उनसे दूर भाग जाना चाहती थी, बहुत दूर। रात का खाना भी उसने बहुत बेदिली से खाया। रोशी ही चहकती फिर रही थी। कितनी मुतमईन लड़की है, कोई गम या फिक्र नहीं।
उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर खुद पर और भी तरस खाती रही। रात 11 बजे के करीब राफ़ी आया था। वो किचन समेटकर बाहर निकल रही थी। राफ़ी को देखकर उसकी तबीयत और भी बेमज़ा हुई। वो नज़रें चुराकर कमरे में जाने लगी। बिया, 1 मिनट, ज़रा मेरे साथ चलोगी? उसने बेहद अचानक उसका हाथ पकड़ा था। क्या मतलब? वो माथे पर बल डालकर हाथ छुड़ाते हुए बोली, तुम आओ तो। अम्मी, हम अभी आते हैं। उसने मुंह अंदर करके आवाज़ लगाई और उसका हाथ तकरीबन खींचते हुए बाहर ले आया। दरवाजे के सामने बाइक खड़ी थी। आओ बैठो। उसने बैठते हुए बाइक स्टार्ट की। क्यों बैठूं? उसका मूड बेहद ख़राब था। उफ़ हो, बैठोगी तो बताऊंगा। अब आ भी जाओ। हरगिज़ नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। वो गुस्से में कहकर मुड़ने लगी। राफ़ी ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर ज़ोर से अपनी तरफ खींचा। प्लीज़ आ जाओ, इतना गुस्सा आता है तुम्हें? मुझे नहीं जाना, कह जो दिया, वो ज़िद्दीपन से बोली। सिर्फ थोड़ी देर के लिए प्लीज़। देखो, अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा? उन्हें लड़ाई के लिए गली ही मिली है। सामने से आते किसी शख्स को देखकर राफ़ी ने जल्दी से बाइक स्टार्ट कर दी। बाइक के झटके से आगे बढ़ी तो संभलने के लिए उसे राफ़ी के कंधे को बेख्तियार थामना पड़ा। ये क्या हमाकत है? वो गुस्से से बड़बड़ाई। ये मोहब्बत है। राफ़ी ने उसका कंधे पर रखा हाथ दबाया। प्लीज़ राफ़ी, मुझे इस किस्म की हरकतें पसंद नहीं, वो चिढ़कर बोली। मालूम है मुझे, वो इत्मीनान से बोला। तुम पहले कभी बाइक पर बैठी हो? वो चुप रही। ठंडी सुबक रफ्तार हवा चल रही थी। बताओ ना, उसकी चुप पर राफ़ी ने इसरार किया। क्या? वो जैसे उसका सवाल भूल गई थी। यही कि तुम पहले कभी बाइक पर बैठी हो? हाँ, एक बार जब ज़रियाब ने नई अपनी बात का एहसास होते ही वो चुप हो गई। तो वो भी चुप हो गया। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है ना? चंद लम्हों बाद राफ़ी बोला तो बिया ने कोई जवाब नहीं दिया। तुमने आज ज़रा अच्छे कपड़े नहीं पहने, मासी लग रही हो पूरी। उसने बाइक एक आइसक्रीम पार्लर के आगे रोक दी और उतरने से पहले कहा तो उसे भी एहसास हुआ वो घर के आम से कपड़ों में ही थी। क्यों, आज क्या ख़ास बात थी जो मैं अच्छे कपड़े पहनती? वो तुनक कर कहते हुए उसके पीछे पार्लर में दाखिल हुई। वो कोने में लगी एक खाली टेबल की कुर्सी घसीट कर बैठ गया। पार्लर में ज़्यादा रश नहीं था। ख़ास बात तो है, तुम्हें मालूम है? वो बिया को देखते हुए मुस्कुरा कर बोला तो वो इधर उधर देखने लगी। सॉरी बिया, मैं सुबह से सोच रहा था कि तुम्हें कैसे विश करूं, खाली हाथ। पहली बार तुम्हारी सालगिरह आई है ससुराल में और तुम्हारा शोहर ऐसा मफलूकुल हाल के चंद फूल भी ख़रीद कर नहीं ला सकता। एक छोटा सा बुके भी 300-400 से कम नहीं। वो जताकर बोला तो उसे और गुस्सा आ गया। इसी सोच में सारा दिन ढल गया। फिर मैंने सोचा शायद मेरे सिर्फ विश करने से ही तुम्हें खुशी हो, इसीलिए इधर लेकर आया हूँ। हैप्पी बर्थडे बिया, माई लव, माई वाइफ। उसने बहुत मध्यम आवाज़ में उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। उसका चेहरा यकबारगी हिद्दत देने लगा। इसकी ज़रूरत नहीं थी, वो आहिस्ता से नज़रें झुकाकर बोली। ज़रूरत तो थी, तुम खफा भी थी मुझसे, मगर मैंने तुम्हें अपनी मजबूरी बता दी है। मगर खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं। एक मामूली सा गिफ्ट तो मैंने तुम्हारे लिए ख़रीद ही लिया था। उसने पैंट की जेब में हाथ डालकर एक छोटी सी मखमली डिबिया निकाली। प्लीज़, राफ़ी ने उसके हाथ की तरफ इशारा किया। क्या है? वो इर्द गिर्द देख कर झींप सी गई। फिर उसके इसरार पर अपना बायां हाथ आगे कर दिया। गोल्ड की रिंग तो उसे नहीं कहा जा सकता था। एक बिल्कुल हल्का सा छल्ला था। वह मुश्किल 600-700 का होगा। बिया की नज़रों ने उस रिंग की कीमत का फ़ौरन अंदाज़ा लगाया, मगर उस छल्ले से वाबस्ता राफ़ी की मोहब्बत उसे बहुत ताकतवर लगी। उसने आहिस्तगी से छल्ला उसके बाएं हाथ की तीसरी उंगली में पहना दिया। बहुत कीमती नहीं और शायद बहुत अच्छा भी नहीं, मगर मेरे दिल की तमाम तर मोहब्बत और चाहत इससे जुड़ी है। अगर तुम महसूस करो तो। थैंक यू, उसने आहिस्तगी से कहा। और तुम्हारे पास होने का गिफ्ट भी ड्यू था। आज मैं खुद पर तुम्हारा कितना कर्ज चढ़ाऊँ। उसके हाथ में एक ग्रे कलर का खूबसूरत सा पेन था। पता नहीं क्यों मुझे लगता है तुम कभी इस पेन से कुछ लिख कर मुखातिब करोगी। उसने पेन मेज़ पर उसके करीब रख दिया। इसकी ज़रूरत नहीं थी, बिया ने आहिस्तगी से कहा। ज़रूरत तो किसी भी चीज़ की नहीं होती बिया, मगर देखा जाए तो ये सब ज़िंदगी में रंग भरने के बहाने होते हैं और बहुत ज़रूरी होते हैं। तुम आइसक्रीम में कौन सा फ्लेवर लोगी? वेटर को पास आते देखकर राफ़ी ने पूछा। चॉकलेट, उसने होले से कहा। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया। मैं गाड़ी भी ला सकता था, मगर मैंने सोचा घर में तो तुम वैसे ही दूर दूर रहती हो, कुछ देर को बाइक पर ही करीब हो जाओ, बहुत करीब।
वापसी पर बाइक पर बैठते हुए उसने कुछ शरारत से कहा तो बिया ने उसकी कमर के गिर्द रखा हाथ फ़ौरन खींच लिया। हाँ, देखते हैं किस्मत कब तक हम पर जुल्म रवा रखती है, उसने एक सर्द आह भरकर कहा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। बहुत दिनों बाद एक बेसाख्ता मुस्कुराहट। यकायक मौसम बेहद खूबसूरत लगने लगा था, न जाने क्यों। उसके बाद उसके अंदर का मौसम तो खुशगवार रहने लगा था, मगर घर न जाने क्यों बेहद खामोशी रहने लगी थी, एक जामद सी चुप। सादिया बेगम भी सारा वक्त चुपचाप या तो मुसल्ले पर बैठी रहती, तस्बीह करती रहती या बिस्तर पर लेटी छत को घूरती रहती। वह उनके पास जाकर बैठती तो वो ज़रा की ज़रा मुस्कुरा देती, फिर से किसी गहरी सोच में गुम हो जाती। रोशी, क्या बात है? फूफो इस कदर चुप क्यों रहने लगी हैं? और तुम भी? उस रोज़ झिझकते हुए उसने रोशी से पूछ ही लिया। नहीं तो तुम्हें वहम हुआ है, उसने फ़ौरन बिया के मुशाहिदे को झुटलाया। ये मेरा वहम नहीं, उसने धीरे से कहा तो उसने दोबारा तरदीद न की, चुपचाप अपनी कोई असाइनमेंट तैयार करती रही। मैं राफ़ी से पूछूंगी रात को, उसने दिल में सोचा। फिर उस रोज़ राफ़ी सरे शाम ही आ गया। रोशी कहाँ है? उसने कमरे में झांक कर पूछा। वो फूफो के साथ शायद अपनी किसी दोस्त की तरफ गई है। अच्छा, वो जैसे कुछ सोचने लगा। अच्छा, तुम प्लीज़ मुझे 2 कप चाय तो बना दो, ड्राइंग रूम में ले आना। वो कहकर फ़ौरन चला गया तो वो उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। कमाल है, रात के लिए फूफो या रोशी कुछ भी पका कर नहीं गई और मुझे भी नहीं कहा, वरना मैं पका लेती। चाय बनाने के दौरान उसने खाली चूल्हे को देखकर सोचा, वरना उस वक्त तक रात का खाना तैयार हो चुका होता था। दोपहर को भी कुछ नहीं पका था। कल की दाल के साथ रोशी ने तनूर से 3 रोटियां मंगवा ली थीं। उसने चाय के दोनों कप ट्रे में रखे और ड्राइंग रूम के दरवाजे के पास आखिर अधकुला दरवाज़ा होले से बजाया। बिया, अंदर ले आओ। अंदर से बातों की आवाज़ आ रही थी। राफ़ी ने उससे कहा तो वो हिचकिचाते हुए अंदर आ गई। सामने वलीद बैठा था, उसका चचाजाद, कभी जो उसका सबसे गमगुसार बेहतरीन दोस्त था। आज कई महीनों बाद बिया ने उसे देखा था। आओ बिया, कैसी हो? वो फ़ौरन उठकर खड़ा हो गया। उसने ट्रे मेज़ पर तकरीबन पटकी और तेज़ी से वापस मुड़ गई। बिया बात तो सुनो। राफ़ी और वलीद की आवाज़ें उसके ताक़ुब में आई, मगर उसने ख़ुद को कमरे में बंद कर लिया। क्यों ये लोग मेरा इम्तिहान लेने चले आते हैं? देखने आते हैं कि मैं जी रही हूँ या मर चुकी हूँ। आंसू बहुत दिन बाद किसी सैलाबी रेले की तरह बंद तोड़ कर बह रहे थे। राफ़ी ने मेरा साथ ऐसा मजाक क्यों किया? क्या वो भी मेरा तमाशा देखना चाहता है? उसका दिल रंज से भर गया। वो दिल ही दिल में उससे सख्त खफा हो गई। फिर वो कमरे से बाहर निकली ही नहीं। रात का खाना भी नहीं खाया। रोशी के इसरार और फूफो की आवाज़ों पर भी नहीं उठी। मेरे सर में दर्द है, प्लीज़ मुझे रेस्ट करने दो, उसने रोशी से बड़ी तुरशी से कहा था। राफ़ी भी शायद आया था, लेकिन फिर उसे सोता समझ कर चला गया था। रबिया की परसों शादी है और उसके 3 दिन बाद ज़रियाब की। उसके कानों में राफ़ी की आवाज़ पड़ी। वो शायद सादिया बेगम से बातें कर रहा था। ज़रियाब आ गया वापस, शादी के लिए आया है। शादी के 15-20 दिन बाद बीवी को लेकर फिर चला जाएगा। किसके साथ हो रही है उसकी शादी? फरियाल से। उसके आसपास कहीं कोई बम फटा था, इसीलिए तो वलीद आया था मुझे अपनी तरफ से इनवाइट करने, बल्कि बिया को भी कह गया है। तो इसीलिए छोटे चाचू और चाची की तरफदारी का सारा जोर ताया जी की तरफ था। बेटी जो देनी थी उन्होंने ज़रियाब को। नफ़रत भरी सोच ने उसके अंदर तक जैसे जहर भर दिया। वलीद बहुत अच्छा लड़का है, बहुत समझदार, वो बोली। हाँ, बहुत नाइस है। वलीद की शादी नहीं हो रही। उसके कान तो जैसे अब कुछ भी सुन नहीं रहे थे। कह रहा था शायद 1 आध माह बाद हो जाए। पहले फरियाल की शादी है, फिर उसके बाहर जाने का मसला, या हो सकता है फरियाल के जाने से पहले ही वो वलीद और ज़ोया की शादी कर दें। वैसे अभी कंफर्म नहीं। तुम्हारी जॉब का कुछ नहीं बना? चंद लम्हों बाद उसने पूछा। नहीं। राफ़ी की आवाज़ खामोश फ़िज़ा में लर्जी। कुछ और? सादिया बेगम ने गहरा सांस लिया। कोशिश तो कर रहा हूँ, अभी तो रिज़ल्ट में भी टाइम है। कल के लिए तो कुछ भी नहीं, ना आटा, चीनी, घी, दाल। वो बहुत आहिस्ता बोल रही थी। वो कुछ भी ना सुन पाई। यूं भी उसे लगा उसके कान बंद से हो गए हैं। उसने तकिए पर सर पटका। तुम बैंक से रोशी के अकाउंट में जो रकम है उसमें से कुछ निकलवा लो। नहीं अम्मी, ऐसा सोचिएगा भी मत। मैंने ये थोड़ी सी रकम बड़ी मेहनत और मोहब्बत से जमा की है। मेरी बहन बहुत सादा है, उसने इस घर में बहुत दुख देखे हैं।
मैं नहीं चाहता वो यहाँ से जाए तो साथ दुखों की गठरी लेकर जाए। मैं उसे खाली हाथ रुखसत नहीं करूँगा। दुनिया की बातों का मुकाबला करने के लिए उसके साथ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आप आइंदा ऐसा सोचिएगा भी नहीं। मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, लगा हुआ हूँ दिन रात, जॉब भी मिल ही जाएगी। वो कहकर उठ गया क्योंकि उसके कदमों की आवाज़ें उसके कमरे तक जाती सुनाई दी थीं। तो ये था फूफो की जामिद चुप का राज। उसने थक कर सोचा। रोशी दूसरी तरफ अपने बिस्तर पर आकर सो चुकी थी। कमरे की लाइट ऑफ थी। थोड़ी देर बाद बाहर की लाइट्स भी ऑफ हो गईं तो ज़रियाब की शादी है फरियाल के साथ। उसने करवट बदली। खुली खिड़की से 12 तारीख का चांद चमकता हुआ नजर आ रहा था। उसे लगा वो उस पर हंस रहा है। क्या मैं ही मनहूस थी उस घर के लिए? मेरे निकलते ही उधर शादियाने बज उठे। कल रबिया की मेहंदी होगी, परसों बारात। अंसारी हाउस में क्या क्या ना खुशियाँ और रोशनियाँ और रंग बिखरे होंगे, और मैं इधर कीड़े मकोड़ों की तरह ज़िंदगी गुजार रही हूँ इस 3 मरले के सीलन ज़दा डरबे में, जहाँ दाल रोटी के भी लाले पड़े हैं। मम्मी, आपने ये सब क्यों ना सोचा? अगर सोचा था तो क्या एक बार भी आपका दिल ना कांपा कि आपके दोनों बच्चे तो दिन रात ऐशो इशरत के मज़े लूटेंगे और एक बेटी की पीठ पर दिन रात फाको और कसम पुरसी के कोड़े बरसेंगे। ज़रियाब की शादी है फरियाल से। अंधेरे में कोड़ियाले सांप ने फन फैलाकर सुरख चमकती ज़ुबान निकाली। उसके मुंह से दर्द भरी सिसकारी निकली। बस ये थी तुम्हारी मोहब्बत, इसीलिए मुझे खूबसूरत सपने दिखाए थे। मेरी आंखों में इन सपनों की किरचियाँ आज भी चुभती हैं तो लहू निकलने लगता है। ज़रियाब, मुझे भूल गए? क्या तुम्हें अपनी बिया एक बार भी याद नहीं आई, जिससे बात किए बगैर तुम्हें रात को नींद नहीं आती थी, जिसको सुबह गुड मॉर्निंग कहे बगैर तुम बिस्तर से नहीं निकलते थे? ये थी मोहब्बत, इतनी बोदी, इतनी कच्ची। तुमने पलटकर मेरी खबर तक न ली, एक बार भी मेरे लिए आवाज़ ना उठाई, और अब मज़े से फरियाल की सेज सजाने चल पड़े हो। हट जाई, जालिम, बेवफा। उसका तकिया आंसुओं से भीगने लगा। वो रात उस पर अजाब बनकर उतरी थी। उसके बिस्तर पर जैसे किसी ने अंगारे बिछा दिए थे, और अंगारों पर भला कौन सो सकता है। मम्मी, आप ताया जान के पाँव पकड़ लेती, उनकी हर बात मान लेती, मगर यूं मुझे काले पानी की सज़ा ना सुनाती। क्या मिल गया है मुझे इधर? देखें आखिर आपकी लाडली, खाली हाथ, खाली दामन, खाली दिल, ना सुहागनों में, ना बिरागनों में, ना जिंदों में, ना मुर्दा में। पता नहीं कब रोते रोते खुद से लड़ते बिलाखिर उसे नींद आ ही गई, और सुबह बहुत देर से उसकी आंख खुली थी। घर में मुकम्मल खामोशी थी। वो फ्रेश होकर बाहर चली आई। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। रात भर की गिरियाजारी से सर अलग दुख रहा था। इस वक्त उसे नाश्ते और चाय के कम से कम 2 कप की शदीद तलब हो रही थी। शायद गम भी इंसान किसी चीज़ का एक हद तक मना सकता है। बहुत रोने धोने या गम मनाने के बाद मैदा भरपूर अंगड़ाई लेकर बेदार होता है और अपने होने का बावाज़े बुलंद ऐलान करता है। कुछ ऐसा ही उसके साथ था। उसने कमरे से बाहर आकर देखा, सादिया बेगम चुपचाप तख्त पर बैठी गुलाब की अधखिली कलियों को घूर रही थी। फूफो, आपके लिए नाश्ता बनाऊं? उसने उन्हें सलाम करने के बाद पूछा तो उन्होंने कुछ चौंक कर उसे देखा और नफ़ी में सर हिला दिया। शायद फूफो मुझसे खफा हैं। उसने उनके रवैये से खुद ही क्यास किया। चाय तो पिएंगी ना? उसने जाते जाते रुक कर पूछा। टेलीफोन का तार बरामदे से बैठक की तरफ जा रहा था। उसने पहले गौर नहीं किया। तभी आफताब जुबैरी की बेहद मध्यम आवाज़ सुनाई दी। वो शायद बैठक में किसी से बात कर रहे थे। नहीं, उन्होंने फिर नफ़ी में जवाब देते हुए सर झुका लिया। वो कुछ देर खड़ी उनकी तरफ देखती रही। उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था। इनसे नाराज़गी की वजह पूछूं? उसके दिल ने सवाल किया। नाश्ते के बाद फ़ौरन जवाब आया तो वो किचन की तरफ मुड़ गई। अंडे और डबल रोटी लेने के लिए फ्रिज खोला, मगर फ्रिज इस तरह साफ़ था गोया इसको कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। सिर्फ पानी की 2 बोतलें पड़ी थी और बस। वो घबरा कर मुड़ी। दोनों चूल्हे बिल्कुल खाली थे। दूध की देगची नदारत। अब क्या करूं? उसकी भूख और चमक उठी। आटा गूंद कर रोटी पका लेती हूँ। अचार का मसाला पड़ा है, उसके साथ खा लूँगी। भूखे पेट ने तरकीब सुझाई। वो आटे का कनस्तर गोल कर झुकी। उसके कोने खुदरों में आटे के ज़र्रात थे, जिसका मतलब था यहाँ कभी आटा रखा जाता था। मगर चावल का डब्बा, दाल के डब्बे, सब्ज़ी की टोकरी, उसने सब कुछ देख लिया। कहीं भी कुछ न था, एक दाना तक नहीं। क्या मुसीबत है। वो झुंझुला कर ठंडे पानी के 2 घूंट पीकर बाहर आ गई। सादिया बेगम उसी पोजीशन में बैठी थी। अब उसकी समझ में आया कि वो कुछ भी खाने पीने पर आमादा क्यों नहीं थी।
वो खामोशी से जाकर उनके पास बैठ गई। उन्होंने सर उठाकर एक नज़र उसके उतरे हुए चेहरे को देखा और फिर ठंडी आह भरकर मुराकबे में चली गई। मेरा नाश्ता इधर ही भिजवा दो, आफताब ज़ुबैरी ने बैठक के दरवाजे से ज़रा सा झांक कर कहा और वापस कमरे के दरवाजे में गायब हो गए। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों कुछ भी ना बोल सकी। चंद मिनट और इसी चुप की नज़र हो गए। रोशी कहाँ है? आफताब ज़ुबैरी फिर दरवाजे पर नमूदार हुए। यूनिवर्सिटी गई है, फूफो ने मध्यम आवाज़ में जवाब दिया। अच्छा। वो जैसे सोच में पड़ गए। आज उसे नहीं जाने देना था, वो जैसे खुद से बोले। क्यों, आज क्या ख़ास बात हो गई? सादिया बेगम तुनक कर बोली। उन्होंने कोई जवाब ना दिया। कुछ लम्हे खड़े सोचते रहे। अच्छा, मेरा नाश्ता अभी रहने दो, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, आकर करता हूँ आधे घंटे तक, कहकर वो छपाक से कमरे में चले गए। आकर करता हूँ, सादिया बेगम ने उनकी नकल उतारी। बेशरम इंसान, जैसे घर में मनोसलवा उतरता है। 3 टाइम पेट के दोज़ख कहाँ से भरे जाते हैं, इसे कुछ खबर नहीं, और ख़बर रखने की ज़रूरत भी क्या है। बेहिस इंसान। मेरा बच्चा बेचारा क्या क्या करे। जब से आँख खोली है तब से इस घर का मज़दूर बना हुआ है। मज़दूरी करने में लगा है, 4 पैसे लेकर आता है तो सबको 2-2 निवाले मिल जाते हैं, नहीं तो खुदा जाने कब के फाकों के हाथों मर खप गए होते। वो जले दिल के फफोले फोड़ रही थी। और अब भी क्या कसर है? पहले नहीं मरे तो अब मर जाएंगे। घर में अनाज का दाना नहीं है और जेब में धेला नहीं। कल से सबका फाका है। राफे बेचारा क्या करे? वो शायद इस अजीम सानेहा पर उससे हमदर्दी के 2 बोल चाह रही थी। उसका दिल और बेजार हो गया। अपनी नाकदरी पर फूट फूट कर रोने के चाहने लगा, और शायद चंद लम्हों में वो रो भी देती कि वो उठ खड़ी हुई। मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, तुम दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लो, कोई आए तो पूछ कर खोलना। वो कमरे से चादर ओढ़ कर निकलते हुए उससे बोली। बैरूनी दरवाजे के पास जाकर रुकी, फिर मुड़कर उसे देखने लगी। वो बादरे नाख्वास्ता उठ खड़ी हुई। उनके बाहर निकलते ही उसने दरवाजे की कुंडी चढ़ाई और ख़ुद उस खाली आंगन में आ बैठी। ये हाल होना था मेरा। मैंने तो कभी एक टाइम का फाका नहीं झेला। अपनी मर्ज़ी से डाइटिंग के नाम हज़ारों नेमतों को ठोकर मारी थी, मगर ऐसा कभी नहीं सोचा था कि किसी रोज़ मुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। मैं यूँ भूख के हाथों लाचार होंगी। दोनों हाथों से सर पकड़ कर बैठ गई। मम्मी, आप जश्न मनाएं अपने दोनों बच्चों के साथ। आपको क्या खबर, आपकी बिया फाके से मर रही है। कैसी सलीब चुनी है आपने मेरे लिए। एक शर्मनाक जिल्लत भरी ज़िंदगी। उसकी आंखों से गरम गरम पानी बहने लगा। रह रह कर उसे अंसारी हाउस की रौनकें, वहाँ के पकवान और खुशबाश अहल खाना याद आ रहे थे, जिनके बारे में सोच सोच कर अपनी कसमों पर सी का एहसास दो चंद हुआ जा रहा था। फूफो को गए आधा घंटा हो गया। वो बेचैनी से सहन में टहलने लगी। आफताब ज़ुबैरी भी अब तक ना लौटे थे। टहल टहल कर उसका खाली पेट और भी बल खाने लगा तो वो तख्त पर आकर ढह गई। सादिया बेगम को गए घंटे से ऊपर हो गया था जब बाहर गली में उसने रिक्शा आने की आवाज़ सुनी। मर जाऊंगी तो कोई आ जाएगा। बेचारगी के एहसास से आंसू फिर बहने लगे। रिक्शे की फटी फटी आवाज़ काफ़ी देर तक आती रही। फिर यकदम इतलाई घंटी बजी तो जैसे उसके मुर्दा बदन में जान आ गई। वो बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ लपकी। अगर फूफा जान हुए तो? उसने एकदम से ठिठक कर अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। फिर कुंडी खोलने से पहले एहतियातन पूछ लिया, कौन? खोलो बिया, मैं हूँ। सादिया बेगम की बशाश आवाज़ सुनाई दी तो उसने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। और बड़े बड़े शॉपर्स के साथ लदी फंदी खड़ी थी। ये बेटा, ज़रा मेरे साथ मिलकर अंदर ले चलो। उन्होंने अपने कदमों के पास रखे शॉपर्स की तरफ इशारा किया। उसने जल्दी से उनके साथ मिलकर सामान अंदर रखवाया। चंद लम्हों में किचन भर गया। आटा, चावल, चीनी, दूध, पत्ती, दालें, नमक, मिर्च, डबल रोटी, अंडे, थोड़ा गोश्त, सब्ज़ी, सभी कुछ था। एकदम से नीम उजड़ा घर फिर से आबाद हो गया। भैया जल्दी से नाश्ता बनाओ, भूख से बुरा हाल है। वो अपनी चादर तह करते हुए बोली और जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगी। उसी वक्त आफताब ज़ुबैरी भी आ गए। पहले इनको बना कर पहुँचा दो, उन्होंने चाय का पानी चूल्हे पर रखते हुए उससे कहा। उसने नाश्ता तैयार किया तो वो पहले अंदर दे आईं। फिर वो दोनों बैठकर नाश्ता करने लगीं। भाप उड़ाती गरम गरम चाय का पहला घूंट भरते ही उसके अंदर जैसे गहरा सुकून उतर गया। फूफो आप, वो कहते कहते रुक गई। उसकी नज़र बेख्तियार उनके कानों पर पड़ी थी। उनके कानों में जो वो शुरू दिन से सोनों की बालियां देखती आ रही थी इस वक्त गायब थी। वो दूसरा घूंट भरना भूल गई। हाँ क्या बिया? वो उसकी तरफ मतवजा थी। आपकी बालियां? वो धीरे से बोली। वो टांका लगाने को देकर आई हूँ।
नज़रें चुराता लहजा उनके झूठ की चुगली खा गया तो पता नहीं क्यों उसे शर्मिंदगी सी हुई। उसके अकाउंट में 3 लाख मौजूद थे और फिर ढेर सारा जेवर। उसे तो एक बार भी इस घर की मुश्किलात दूर ना सही कम करने के लिए अपनी सेविंग पेश करने का ख्याल नहीं आया था। और आता भी कैसे, वो कौन सा खुद को अभी तक इस घर का फ़र्द तस्लीम कर रही थी। रोशी कितने बजे आएगी पता नहीं। आफ्ताब ज़ुबैरी कब उनके सर पर आ खड़े हुए थे। 1-1.5 बजे तक। सादिया बेगम चौंक कर बोली। फिर तो ठीक है, वो सर हिलाकर बोले। क्या मतलब? सादिया बेगम के माथे पर बल पड़ गए। 4 बजे के करीब 2-3 औरतें आएंगी रोशी को देखने। रिश्ता तो मैंने तय कर दिया है। ये तो वो रस्मन आएंगी कोई शगुन करने। 15 दिन बाद निकाह है और अगले महीने रुखसती। तुमने जो इंतज़ाम करना हो कर लेना। मैं तो भाई सादगी का कायल हूँ। तुम्हारी सोबत का असर है। आखिर तुम भी तो बेटा इसी तरह ब्याह कर लाई हो। सुन रही हो कि नहीं? बोलते बोलते उन्होंने साकित बैठी सादिया बेगम की आंखों के सामने हाथ नचाया। या शादी मर्ग हो गया तुम्हें ये खुशखबरी सुनकर। सादिया बेगम का हाथ बड़ी ज़ोर से लर्जा और चाय उनके कपड़ों पर गिर गई। वो बेयकीनी के आलम में शोहर को तके जा रही थी। ये 200 रुपये और शाम को फर्स्ट क्लास चाय नाश्ते का इंतज़ाम करना और उनके सामने भी अपने रोने ना रोने बैठ जाना। आटे दाल के सुना। दरवाज़ा बंद कर लो, मैं 1 घंटे तक आऊँगा। और जिस तरह आए थे उसी तरह चले गए। सादिया बेगम फटी फटी आंखों से उन्हें देखती रह गई। कुछ ऐसी ही कैफियत अबीहा की भी थी। उसे समझ में नहीं आया कि वो फूफो को कैसे मुखातिब करे। उसने उनके हाथ से कप लेकर रख दिया तो वो एकदम उसके शाने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी।